सो भाइयों, गुड इवनिंग, वेलकम अगेन। एंड टुडे विल स्टार्ट विद द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, आज हम हमारा सुप्रीम कोर्ट और हमने दूसरे साइड बना रखा है हमारा हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आज हम खत्म करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स नॉट डिले। तो अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँ, याद कराऊँ। जैसे कि अभी तक हमने पढ़ रखा है पार्ट्स। पार्ट से हम कर रहे थे ना कि पार्ट वन में क्या था हमारा इंडियन एंड इट्स यूनियन स्टेट जो भी है। पार्ट टू में था हमारा सिटीजनशिप। ठीक है, पार्ट थ्री में था फंडामेंटल राइट्स। पार्ट फोर में क्या था डीपीएसपीस। ठीक है, पार्ट फोर ए में क्या था फंडामेंटल ड्यूटीज, जो आर्टिकल नंबर 51 ए में मेंशन थी। ठीक है, जो हमने कहाँ से ली थी, रशिया से ली थी। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिए थे, यूएस से लिए थे। तो चीजें याद रखो, आप दोबारा याद करो और रिकॉल करो इन सबको। फिर अब हमारा पार्ट चला था 5, जिसमें हमने बात की थी द यूनियन द सेंटर की बात कर रहे थे। तो अभी तक हमने उसके बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट भी थे, हमारी पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा राज्यसभा दोनों चीजें थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट, जो कि पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 5 का। ठीक, सुप्रीम कोर्ट सेंटर का पार्ट है। और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पार्ट 6 का पार्ट होगा, दैट इज योर हाई कोर्ट। क्यों क्यों हाई कोर्ट? क्योंकि होता है सेंटर स्टेट के लिए। समझ रहे हो? पार्ट 6 में आएगा हमारा स्टेट। ठीक है, पार्ट 5 था यूनियन, पार्ट 6 बताएगा दिस स्टेट। तो पहले तो हम बात करते हैं यूनियन का हमारा जो कोर्ट है, दैट इज योर सुप्रीम कोर्ट, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो डाल लो हेडिंग भैया सुप्रीम कोर्ट और शुरू हो जाओ बढ़िया बिस्तरा बांध के। तो सबसे पहला हमारा सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो हम पढ़ेंगे, दैट इज हमारा सुप्रीम कोर्ट बना कब। ठीक, तो सबसे पहली बात है, ये एस्टैब्लिश हुआ था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से हमने लिया है। ठीक, एंड इनॉग्रेशन इसका हुआ था, बन के रेडी हो गया था 28 जनवरी 1950। ठीक है, समझ गए? वेरी इंपॉर्टेंट डेट है ये, लिख लो। सुप्रीम कोर्ट जो कि मैंने आपको बोला पार्ट 5 में आता है। ठीक, आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो आर्टिकल भी होगा। तो आर्टिकल नंबर 124 से लेकर के 147 तक के आते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट क्या है, ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। ठीक, इंटीग्रेटेड है यानी कि एकीकृत है, फेडरल नहीं है। फेडरल इन द सेंस संघ में नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का एक ही है और इसका फाइनल जजमेंट जो भी होगा फाइनल होगा। ठीक, यूएस में जबकि क्या होता है, स्टेट्स का अलग होता है, सेंटर का अलग, सेंटर का अलग जजमेंट होगा, स्टेट का अलग होगा। ठीक, जबकि यहाँ पर अगर हाई मतलब स्टेट ने कुछ दे दिया और सेंटर ने फाइनली कुछ दिया, तो हम सेंटर के ऊपर वाले पे जाएंगे, स्टेट वाले पे नहीं। ठीक, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट आपको पता कहाँ है? दिल्ली में, आपको पता है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या अगर हम दिल्ली से बाहर कहीं और इंडिया में, लाइक किसी और स्टेट में अगर हम शिफ्ट करना चाहें, क्या हम कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो कौन कर सकता है और लाइक किसके पास पावर है? तो जी देखो, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का स्थान है, ठीक है, वो दिल्ली है अभी। लेकिन हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये तय कर सकते हैं कि कोई और सिटी में क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना, सीजीआई जो ये तय करेंगे, ये क्या करेंगे, इनको एसेंट लेना होगा, यानी कि सहमति चाहिए होगी किसकी, प्रेसिडेंट की। वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको तो पता है भैया, प्रेसिडेंट जो भी काम करते हैं डायरेक्टली अपने आप तो करते नहीं है, वो ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ पार्लियामेंट करते हैं। पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा। ठीक, तो मतलब कि इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के हाथ में है, डायरेक्टली सीजीआई, ऐसे मान लो। समझ गए? चलो, अब शुरू करते हैं भैया। हमारे सुप्रीम कोर्ट में कौन होते हैं? जज होंगे भैया। ठीक है, तो जज की बात करते हैं। कुछ चीजें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो कॉमन होंगी मैं आपको यही बता दूंगा। ठीक है, तो आप उनको हाई कोर्ट में रिलेट कर पाएंगे। चलो, तो जज की बात करते हैं। अभी कितने जज हैं? अभी हैं 33+1। ये +1 क्या है? ये भी जज है, ये भी जज है। देखो, ये नॉर्मल जज है। ठीक, लेकिन ये जो 1 है, ये है हमारे सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी कौन थे? अभी तक हमारे थे 49th सीजेआई, वो थे हमारे यूयू ललित। ठीक, बट अभी जो 50th बनेंगे वो होंगे हमारे डीवाई चंद्रचूड़। ठीक, तो ये हमारे 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे।
समझ गए? चलो ओके। अच्छा जो ये स्ट्रेंथ है 33+1 जो भी है, ये स्ट्रेंथ डिसाइड कौन करता है? सबसे पहली बात है, ये स्ट्रेंथ हमारे डिटरमाइन करती है पार्लियामेंट। समझ गए? पार्लियामेंट तय करेगी कितने रहेंगे कितने नहीं रहेंगे, ठीक है। अभी बात हो रही है, ऊपर से भी बात ये भी हो रही है कि हमारी फीमेल जज भी आने वाली हैं, ठीक। तो देखेंगे जो भी समझ गए। अच्छा अब ये जज हमारे हो गए जज, और ये सीजीआई। तो सीजीआई का अपॉइंटमेंट कौन करता है? ये अपॉइंट होते हैं बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। इनकी एलिजिबिलिटी मैं आपको अभी बताता हूँ, पहले आप बेसिक लिख लो। ये अपॉइंटेड बाय होते हैं सीजीआई हमारे प्रेसिडेंट के, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट साहब डायरेक्टली नहीं करते, प्रेसिडेंट क्या करते हैं, ये डिस्कशन करते हैं, डिस्कस करते हैं किससे? विद जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो अदर जज हैं, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक। इनसे डिस्कशन के बाद प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे हमारे सीजीआई। अब ये प्रोविजन कब स्टार्ट हुआ ये सब तो छोड़ो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है हमारे 4 इंपॉर्टेंट जजेस केस हैं, जज केस हैं, इनका आप ईयर याद रख लो, बाकी छोड़ो, ठीक है। बाकी ज्यादा डेट में नहीं पूछता है, जो भी इंपॉर्टेंट केस होगा मैं आपको बता दूंगा, बाकी बस ईयर याद रखो। तो जो पहला फर्स्ट जज केस था वो हुआ था 1982 में, ठीक, फर्स्ट जज केस। सेकंड हुआ था 1993, थर्ड जज केस था 1998, और जो फोर्थ है वो रिसेंट वाला है, दैट वाज इन 2015, ठीक। इनसे क्या क्या डिसीजन लिए गए हैं तो जब मैं आपको अभी बताऊंगा एक एक चीज आगे, तब मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। तो भैया अब हम बात करेंगे सीजीआई अपॉइंटमेंट हो गया, सीजीआई अपॉइंटमेंट हो गया, मैंने आपको बताया था ना क्या, बाय प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट किससे डिस्कस करेंगे? डिस्कस विद द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक। अच्छा ये एक सीजीआई अपॉइंट हो गए, बाकी जो 33 अभी जज है हमारे, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा? चलो इनको भी अपॉइंट कर लेते हैं। तो देखो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए होता है कॉलेजियम, ठीक, कॉलेजियम बनाया जाता है, और ये कॉलेजियम डिसाइड हुआ था हमारे फोर्थ जज केस, जो कि कौन से नंबर ईयर में है, 2015, ठीक। अब कॉलेजियम में कौन कौन होता है? इसमें होते हैं 5 मेंबर। 5 मेंबर कौन कौन होता है? 1+4, यानी कि 1 तो हमारे भाई हैं सीजेआई, और 4 क्या हैं, ये अदर सुप्रीम कोर्ट के जज, ठीक। तो अगर 33 जजेस में किसी भी जज को अपॉइंट करना है, सबसे पहले तो ये कोलेजियम बनेगा 5 मेंबर का, ठीक। अच्छा हाई कोर्ट के केस, ये सुप्रीम कोर्ट के केस में बता रहा हूँ 5 मेंबर का, ठीक। अगर हाई कोर्ट का जज किसी को अपॉइंट करना हो तो कोलेजियम जो बनेगा उसमें होंगे हमारे 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज, ठीक। बाकी हाई कोर्ट जब बताऊंगा तब बताता हूँ, छोड़। अभी बस आप सुप्रीम कोर्ट देखो। तो 5 मेंबर का कोलेजियम बन गया, ठीक। अब क्या होगा, कोलेजियम सिस्टम क्या करेगा, इसका रिकमेंडेशन भेजेगा, ये लोग बैठ के किसी एक बंदे का नाम चूज करेंगे और रिकमेंडेशन भेजेंगे किसको, हमारी गवर्नमेंट को, ठीक। कोलेजियम सिस्टम अपना जो भी है नाम रिकमेंडेशन वो भेजता है हमारी गवर्नमेंट, ठीक। Just, इधर देखो ज्यादा हौच पौच हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज की अगर हम बात करें तो आपको पता है कोलेजियम सिस्टम बनेगा सबसे पहले 5 मेंबर का, एक वो बनेगा ग्रुप, 1+4 होंगे, 1 सीजीआई, 4 अदर सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। अच्छा ये जो कोलेजियम है, ये जनरली जो नाम प्रपोज करता है ना, जनरली मैं आपको बता रहा हूँ, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी एक बंदे का नाम प्रपोज करेगी, ठीक है, और वही नाम ये कोलेजियम भेजेगा किसको, हमारे दादाजी को, प्रेसिडेंट साहब, ठीक है। मान लो प्रेसिडेंट साहब ने बोला कि नहीं इस नाम पे दोबारा कंसीडर करो, ठीक।
और कॉलेजियम ने भेज दिया गवर्नमेंट के पास कि ठीक है इसको आप दोबारा से कंसिडर करो इस नाम पे। ठीक, तो क्या गवर्नमेंट ने मान लो सेम नाम दोबारा भेज दिया कॉलेजियम को कि ठीक है नहीं नहीं यही बंदा चाहिए बाकी कुछ नहीं, तो क्या गवर्नमेंट के पास ये बाउंडेशन है? यस, गवर्नमेंट हैज टू गिव एसेंट। ठीक, गवर्नमेंट अपनी सहमति देगी, लेकिन 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 इसमें टाइम लिमिट फिक्स नहीं है। ठीक, कितने टाइम में देगी गवर्नमेंट के पास, ये तो छूट है, फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अच्छा, अरे हमने जज तो बना दिया लेकिन हमने क्वालिफिकेशन तो देखी नहीं यार। चलो क्वालिफिकेशन पे बात कर लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन एक जज की क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है नो मिनिमम एज। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे हमारे प्रेसिडेंट के लिए था 35+ एज, ठीक है, लोकसभा के लिए था 25+ एज, तो इसमें नो मिनिमम एज का क्राइटेरिया है सबसे पहली बात। दूसरा क्या होना चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया है ही, लेकिन हाई कोर्ट का जज या तो हो, हाई कोर्ट का जज रहा हो कितने साल तक? 5 साल तक। और दूसरा क्या हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट में एज एन एडवोकेट काम किया हो, कितने साल तक? ये मैं क्वालिफिकेशन ऑफ जज बता रहा हूँ जो सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हो रहे हैं, 10 साल तक। ठीक, या फिर हमारे प्रेसिडेंट की नजरों में एक डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट हो, मतलब कि अच्छा कभी काम किया हो, एक जाना माना न्यायवादी हो। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ध्यान रखना, ये और है एंड नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई एक होगी चलेगा। ठीक, मान लो या तो आप 5 साल के हाई कोर्ट जज रह चुके हो, मान लो ये नहीं है तो हाई सुप्रीम कोर्ट अगर आपने 10 साल तक एज एन एडवोकेट काम किया, ये भी नहीं है तो आप दादाजी का, आपका नाम दादाजी अपॉइंट करें, यानी कि दादाजी की नजरों में अगर आप डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो तब भी आप बन सकते हो। ठीक, ओके, तो ये होगा आपका क्वालिफिकेशन। जब आप अपॉइंट होंगे एज अ जज तो आपको ओथ दिलवाएंगे, वो होंगे हमारे प्रेसिडेंट साहब। समझ गए? ओथ मिल गई, अब आप बैठोगे अपने सीट पे, तो सीट के लिए आपका टेन्योर की बात होगी, आप कितने साल तक बैठोगे, तो भैया टेन्योर कितने साल बैठोगे वो फिक्स नहीं है। आप 30 साल की उम्र बैठ बैठ गए कोई इशू नहीं है, वैसा नहीं कि 5 साल में आपको निकाल दिया नो, लेकिन एज क्राइटेरिया यानी कि मैक्सिमम आप कितनी साल तक रह सकते हो, दैट इज योर 65 ईयर्स तक आप जज बने रह सकते हैं। समझ गए? और अगर एज के रिगार्डिंग कोई भी चेंजमेंट है ना कि 65 रखनी 62 जो भी है, तो वो किसके पास पावर है? वो हमारी संसद यानी कि हमारे पार्लियामेंट के पास पावर है। ठीक, ओके। अगर आपको जज बना दिया गया लेकिन अगर आपको देना है रिजाइन, अपनी सीट छोड़नी है, तो आप रेजिग्नेशन किसको देंगे? तो उसी को देंगे जिसने आपको अपॉइंट किया है, वो है हमारे प्रेसिडेंट साहिबा, अभी करंट में जो है। ठीक है, तो हम रेजिग्नेशन देंगे सुप्रीम प्रेसिडेंट। ठीक, या फिर प्रेसिडेंट के पास मैंने आपको बताया था ना पावर है, और वो पावर कहाँ से करते हैं? तो प्रेसिडेंट अगर हमारी पार्लियामेंट बोल दे तो जज को रिमूव कर सकती है। वो कैसे करेगी? वो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि भैया रिमूवल ऑफ अ जज, वेरी इंपॉर्टेंट, रिमूवल ऑफ अ जज। और अब ये आप ऐसा नोट करो कि जो मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का जज का रिमूवल बता रहा हूँ सेम है, बिल्कुल डिट्टो सेम है हाई कोर्ट के जज के बराबर। हाई कोर्ट के जज को जैसे निकाला जाएगा वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के जज को निकाला जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले तो रिमूवल ऑफ जज का अगर आप प्रोसेस लेके आना चाहते हो लोकसभा में तो आपको चाहिए 100 लोगों का सपोर्ट। ठीक, अगर आप लाना चाहते हो राज्यसभा में तो आपको चाहिए 50 मेंबर्स का सपोर्ट। ये 2 चीजें लिख लो। ठीक, और लोकसभा में जब सपोर्ट ले लोगे आप 100 लोगों से, आपका स्पीकर बोल भी दें कि हाँ ठीक है आप ला सकते हो रिमूवल प्रोसेस फॉर दिस जज। हाई कोर्ट में सेम, सॉरी राज्यसभा में चेयरमैन यानी कि जो हमारे होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या वो राज्यसभा के मेंबर होते हैं? जी नहीं, ध्यान रखना। तो राज्यसभा में 50 मेंबर्स का सपोर्ट और लोकसभा में जिस भी हाउस में आएगा उसके हिसाब से ये है। ठीक, इन दोनों में से कहीं से भी आएगा, उसके बाद क्या बनेगा? ये लोग अपना भेज देंगे और फिर एक बनेगी कमेटी। ठीक, क्योंकि भाई डिस्कशन भी तो चलेगा ना, तो एक कमेटी बनेगी, कमेटी में कितने? 3 लोग होंगे। ठीक है, यानी कि एक 3 मेंबर कमेटी बनेगी।
अब 3 मेंबर कौन कौन होंगे, 1 2 3। पहले तो होंगे हमारे सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर हो सकते हैं एनी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक, पहला ये हो सकते हैं। दूसरा हमारे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे। ठीक, और तीसरा होंगे जो भी बंदा है फेमस या फिर डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है। ये 3 लोगों की एक कमेटी बनेगी। ठीक, ओके। मैंने आपको 2 चीजें बता दी। रिमूवल ऑफ जज में लोकसभा में ला रहे हो तो 100 लोग, राज्यसभा में ला रहे हो 100 लोग। अच्छा, ग्राउंड क्या दोगे आप? ये तो इम्पोर्टेंट है ना कि भैया ग्राउंड किस बेसिस पे आप हटा रहे हो। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ ग्राउंड मेंशन है। नंबर 1 ग्राउंड है प्रूव्ड मिसबिहेवियर, अगर किसी के साथ मिसबिहेव किया है, ठीक, तो प्रूव्ड होना चाहिए। और दूसरा क्या है, इनकैपेसिटी की बंदा अपना काम करने लायक काबिल नहीं है। इन 2 ग्राउंड्स पर ही ओनली आप रिमूवल ऑफ जज का प्रोसेस ला सकते हो। ठीक, कमेटी बन गई। चलो, ये ध्यान रखना हाई कोर्ट के जज के लिए भी सेम है। चलो, अब कमेटी बन गई हमारे 3 मेंबर की। कौन कौन मेंबर थे आपको बता दिया। अब कमेटी क्या करेगी, डिस्कशन करेगी जो भी केस है। जस्ट अ सेकंड। ठीक है, तो जो 3 मेंबर कमेटी बनी हमारी, वो क्या करेगी, डिस्कशन करेगी। ठीक है, और उसके बाद कमेटी बताएगी गिल्टी या नॉट गिल्टी। ठीक, अगर देखो यहाँ पे 2 रीजन आ जाएंगे। अगर कमेटी ने बोल दिया कि ठीक है, जो हमारे जज के रिगार्डिंग जो भी बना है वो गिल्टी है, और दूसरा है नॉट गिल्टी। ठीक है, हम दोनों मान लेते हैं। अगर नॉट गिल्टी है तो वो खत्म हो जाएगा वहीं से प्रोसेस, और उसके बाद जो इम्पीचमेंट यानी कि जो रिमूवल का प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इन केस अगर गिल्टी है, इफ गिल्टी उनको मिला, ठीक है, तो अगर गिल्टी करार दे दिया हमारी कमेटी ने, उसके बाद क्या होगा, इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, नाम जो इम्पीचमेंट प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, एक्चुअली ये मेंशन नहीं है हमारे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, इम्पीचमेंट के नाम से नहीं है। अब इम्पीचमेंट में इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो प्रोसेस इम्पीचमेंट का होता है वो किसके लिए यूज होता है, इम्पीचमेंट वर्ड प्रेसिडेंट के लिए। उसमें क्या होता है, हमारी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है ना। सॉरी, इम्पीचमेंट के लिए हमारी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। अब मैं स्पेशल मेजोरिटी आपको प्रेसिडेंट के चैप्टर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम यहाँ पे भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो नाम ये प्रोसेस का मेंशन नहीं है, लेकिन जो मेजोरिटी चाहिए उसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। अब ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हमारी कमेटी ने बोल दिया गिल्टी, ठीक है, तो स्पेशल मेजोरिटी से ये पास होगा कैसे, इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू होगा। तो भैया वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 100 लोगों का किसमें होगा सपोर्ट लोकसभा में, और 50 लोगों का किसमें होगा राज्यसभा में। तो मान लो जिस भी हाउस हो, अब हमें दोनों हाउस से इसको स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना होगा। तो स्पेशल मेजोरिटी का रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक, तो इसका रिक्वायरमेंट है नंबर 1 क्या है कि 50% प्लस 1 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। ठीक, टोटल स्ट्रेंथ जो भी हाउस की है उसका 50% प्लस 1 पहली बात होना चाहिए। दूसरा, जितने लोग प्रेजेंट हैं प्लस जितने वोट कर रहे हैं उनका होना चाहिए 2/3। ठीक, ये 2 कंडीशन है हमारी स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट है। इस मेजोरिटी से पास हो गया बिल, उसके बाद कहाँ जाएगा, बिल बोल रहा हूँ सॉरी, हमारा जो प्रोसेस है इम्पीचमेंट का, उसके बाद जाएगा हमारे दादाजी के पास। ठीक है, प्रेसिडेंट जी के पास, और फिर प्रेसिडेंट जी जज को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो समझ में आपको प्रोसेस। अब ये जज कहाँ का हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जज होगा या हाई कोर्ट का। मैं आपको बता चुका हूँ दोनों का जज का रिमूवल प्रोसेस सेम है। अभी मैं हाई कोर्ट बताऊंगा तो आपको रिमूवल प्रोसेस नहीं बताऊंगा, ध्यान रखना, क्योंकि प्रोसेस दोनों का सेम है। यहाँ पे बस इस चीज का ध्यान रखो। ठीक, चलो, रिमूवल समझ गए हो तो उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको पता है इम्पीचमेंट वर्ड हमारा मेंशन नहीं है हमारे इनके लिए। ठीक है, तो बस वो ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं, अगर हमारे जज जो है हमारे जज सुप्रीम कोर्ट के, मान लो उनका जगह खाली है, पहला एक, या तो उनका सीट वैकेंट है। ठीक, दूसरा, या तो वो एब्सेंट है टेम्परेरी। ठीक, तीसरा, या तो वो इनकैपेसिटी में है, यानी कि वो काम करने में असमर्थ है। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी कंडीशन है तो बंदा अपनी जगह पे नहीं होगा, यानी कि उनकी सीट खाली होगी। समझ गए। अब क्या होगा, अब एक प्रोविजन आता है एक्टिंग चीफ जस्टिस।
ठीक। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस नाम से आ रहा है कि वो एक्टिंग करेगा, यानी कि ये बंदा टेम्पररी होगा। ठीक, सबसे पहली बात टेम्पररी होगा। और इम्पोर्टेंट है कि ये कौन करेगा अपॉइंट, प्रेसिडेंट करेगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट किसको करेगा, एनी जज को, एनी जज को। अब उसकी कंडीशन क्या है, दो केस, दो टाइप के होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ये टेम्पररी जज होते हैं। और वो कब होते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस, कब कब किए जाते हैं, तीन रीजन। नंबर एक, सीट वैकेंट हो या एब्सेंट हो टेम्पररी हमारे जज, या फिर इनकैपेसिटी में हो, तो ये काम करते हैं। तो नंबर वन टाइप क्या है, एडहॉक जज होते हैं हमारे। ठीक है, एडहॉक जज। अब ये कौन होते हैं, एक जजों का ना एक कोरम होता है। ठीक, जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज का कोरम क्या है अभी, 33+1। तो मान लो अगर हमारी गवर्नमेंट, मतलब हमारे सुप्रीम कोर्ट में से, सुप्रीम कोर्ट के जजों में से कोई एक सीट, मतलब कोई भी जज की सीट खाली होगी, तो हमें वो कोरम फुल करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि केस तो आपको पता ही कितना लोड है, तो हमें वो कोरम फुल करना है। और तो वहां पर हमारे एडहॉक जज का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। ठीक, अब ध्यान रखना, एडहॉक जज कौन करेगा अपॉइंट, वो होगा बाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक, एडहॉक जज हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बताएंगे। और ये किसको अपॉइंट करेंगे, टू अ हाई कोर्ट जज को। और कौन से जज को करेंगे, जज वही बनेगा जिसके पास क्वालिफिकेशन है जज बनने की। और वो क्वालिफिकेशन क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, क्या था, 5 साल तक हाई कोर्ट में या तो जज रहा हो, या फिर 10 साल तक एज एन एडवोकेट काम किया हो। ठीक, वो बंदा बन सकता है जज। तो ये कंडीशन वो फुलफिल करता हो, समझ गए। इसके अलावा अगर मान लो सीजेआई ने किसी पर्टिकुलर स्टेट के हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करना चाहा एज एन एडहॉक जज, तो सीजेआई को किसी एक बंदे से परमिशन लेनी पड़ेगी, सहमति लेनी पड़ेगी। पता है वो बंदा कौन होगा, उस हाई कोर्ट के जज का जो चीफ जस्टिस होगा ना, उससे हमारे सीजेआई क्या लेंगे, एसेंट लेंगे, परमिशन लेंगे कि ठीक है क्या हम आपके हाई कोर्ट के इस बंदे को जज एज एन एड हॉक जज इन सुप्रीम कोर्ट बना सकते हैं, नहीं। ठीक है, तो ये चाहिए होगा। ठीक, इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट के साथ साथ एक और बंदे से एसेंट चाहिए होगी, वो है हमारे दादाजी। समझ गए, तो एडहॉक जज हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे। ठीक, विद द प्रायर परमिशन किसकी चाहिए होगी, एसेंट चाहिए होगा चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, जिस हाई कोर्ट से वो जज उठा रहे हैं, और दूसरा प्रेसिडेंट साहब से। ठीक है, और वो जज किसको अपॉइंट करेंगे, उसी बंदे को जिसके पास वो क्वालिफिकेशन होगी। समझ गए, तो ये तो हो गया पहला टाइप एडहॉक जज। ठीक, अब दूसरा टाइप होता है हमारा रिटायर्ड जज। रिटायर्ड जज को भी एज एन एक्टिंग जज बना सकते हैं। ठीक, तो रिटायरिंग जज आपको पता है रिटायरिंग एज क्या होती है सुप्रीम कोर्ट के जज की, 65 ईयर्स, और हाई कोर्ट की होगी 25। ठीक है, ये मैं आपको बता दूंगा जब हाई कोर्ट पढ़ाऊंगा, 62 होती है हाई कोर्ट की। खैर, तो जब रिक्वायरमेंट होती है ना, जरूरत पड़ने पर सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक, रिटायर्ड जज, मतलब उसके बाद क्वालिफिकेशन थी जज की, इसीलिए वो जज रिटायर हुआ है एज ए रिटायर्ड जज, मतलब ठीक है। तो सीजेआई रिक्वेस्ट करेंगे सबसे पहले, ओनली उनको प्रायर परमिशन चाहिए होगी। ठीक, उनको परमिशन किससे लोगी, पहले तो चाहिए होगी प्रेसिडेंट से, कि ठीक है किसी बंदे को जो रिटायर्ड जज है उसको बनाना चाह रहे हैं, वो एडहॉक जज, सॉरी रिटायर्ड जज को बनाना चाह रहे हैं एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस, तो ओनली परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, पहली बात। प्लस एक और परमिशन चाहिए होगी किससे, उस बंदे से जिसे इलेक्ट करना है, जिसे वो अपॉइंट कर रहे हैं। ठीक, तो ध्यान रखना, रिटायर्ड जज के लिए जो बंदा रिटायर हो चुका है उससे भी परमिशन लेनी होगी हमारे सीजीआई को। वो पूछेंगे आके, पहले तो प्रेसिडेंट से पूछेंगे कि ये रिटायर हो गया भाई साहब, हेलो एक्स वाई जेड कोई बंदा है, तो बोलेंगे क्या हम इनको बना लें, प्रेसिडेंट से पूछे, प्रेसिडेंट बोलेंगे ठीक है बना लो। तो प्रेसिडेंट बोलेंगे एक बार इनसे ही पूछ लेना जो बनना चाहेंगे या नहीं बनना चाहेंगे। तो सीजीआई इनसे पूछेगा कि बनना चाहोगे आप, तो ये बोलेंगे हाँ, तो आ जाओ भैया बन जाओ। ठीक, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो रिटायर्ड जज होते हैं अगर ये एक्टिंग चीफ जस्टिस बन गए ना, इनके पास पावर पेंशन सब कुछ सब सेम होगा, लेकिन इनको सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बोला जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सुप्रीम कोर्ट का जज इनको नहीं माना जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अच्छा,
ये तो बात हो गई अब इंपॉर्टेंट वाली। अब हम बात करते हैं हमारे पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड उसका ज्यूरिसडिक्शन की। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी तो आपको बहुत सारी मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक, तो सबसे पहला जो पावर आता है वो आता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। अगर हम बात करते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की, तो ये कैसे मैटर्स होता है? ये ऐसे मैटर्स होता है जिन पर ओनली एंड ओनली सुप्रीम कोर्ट रूल बना सकता है। ठीक, नो वन एल्स, यानी कि हाई कोर्ट या फिर कोई और नहीं। तो भैया वो कौन कौन से होंगे? सबसे पहला हो सकता है अगर पंगा है स्टेट बिटवीन बिटवीन स्टेट, ठीक, स्टेट स्टेट का पंगा हो। दूसरा, स्टेट या सेंटर का पंगा हो। ठीक, मैं आपको लोकल लैंग्वेज समझा रहा हूँ। तीसरा, टू स्टेट या फिर टू प्लस स्टेट्स का पंगा हो। तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट टॉप पे होगा, उसका डिसीजन टॉप पे होगा। ठीक, लेकिन ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन से बाहर क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब मैं आपको वो बताता हूँ। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन से आउट में क्या है, तो नंबर एक क्या है? इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, आपने सुना भी होगा, कावेरी वाटर डिस्प्यूट। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट से पहले डिस्प्यूट वो कहाँ चल रहा था, केस कहाँ चल रहा था? कर्नाटक हाई कोर्ट में। ठीक है, तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ये सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है। दूसरा, फाइनेंस कमीशन के रिगार्डिंग, ठीक, फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है तो वो आउट ऑफ द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट से। तीसरा है अगर कोई पुरानी ट्रीटी है, ठीक, कोई एंशियंट ट्रीटी से रिलेटेड है अगर इशू, तो वो भी आउट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन हमारे सुप्रीम कोर्ट का। और चौथा है अगर पेंशन के रिगार्डिंग कुछ भी पंगा है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है। ठीक, अब बात करते हैं नंबर दूसरा आपका रिट ज्यूरिसडिक्शन। आपको सब बता चुका हूँ इसके बारे में, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। पुरानी वीडियो में देखो, जहाँ पे मैंने प्रेसिडेंट बताया वहां पे रिट्स के बारे में बताया हुआ है। प्रेसिडेंट नहीं, इनफैक्ट हाँ प्रेसिडेंट में नहीं, मैंने आर्टिकल 32 जो फंडामेंटल राइट पढ़ाया था, जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला हमारे भीमराव अम्बेडकर ने, तो मैंने वो बताया था। उसमें सब कुछ बताया था, 5 रिटें हैं, कौन कौन सी कब कब जारी की जाएंगी। तो ये वहां पे इसमें मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 ये काम कर सकता है। ठीक, मैं आधा हाई कोर्ट इसी में खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट है एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। ठीक, नाम से ये अपील करने का अधिकार, यानी कि अपील की रिगार्डिंग क्या हो सकता है? तो जनरली क्या होता है, लो से हाई कोर्ट आप जाओगे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट से हाई कोर्ट जाओगे, सबऑर्डिनेट कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट से हाई कोर्ट, और फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाओगे। जनरली ये एक हमारा क्या है, अपील करने का एक प्रोसीजर, एक हायरार्की है। ठीक है, तो इसमें अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से केस आते हैं? तो नंबर एक, ओनली इन कॉन्स्टिट्यूशन केस, अगर कोई ऐसा कोई केस है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करने की बात आ रही है तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट प्रायर होगा, टॉप पे होगा। दूसरा, इन सिविल मैटर्स, ठीक, इसमें सुप्रीम कोर्ट अपना हायरार्की दे सकता है। तीसरा, क्रिमिनल मैटर्स हैं, ठीक, इसमें भी अपील करने के लिए आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट के पास। फोर्थ है स्पेशल केस है ये, स्पेशल केस यानी कि इसमें अपील की गई है, अपील बाई एनी स्पेशल केस, इसमें क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट, खुद से उस केस को अपने हाथ में ले लेगा। उसको लगेगा कि भैया ये हाई कोर्ट में नहीं हो पा रहा है तो आ जाओ मेरे पास, बुला दो उसको। तो भैया ये तो आ गया हमारा एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है हमारा एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, जो मैंने आपको बता चुका हूँ जब मैं आपको प्रेसिडेंट पढ़ा रहा था। ठीक है, जो अंडर आर्टिकल 143 में आता है कि प्रेसिडेंट हमारे सुप्रीम कोर्ट से क्या, सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेते हैं। ठीक, थ्रो, किसके थ्रू लेते हैं? डायरेक्टली नहीं जाके पूछते हैं, उनके एक बीच में काम करता है बंदा, उसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसके थ्रू लेते हैं। और ये प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट की बात मानने के लिए बॉन्डेड
नहीं है, और उसका मैंने एक आपको एक केस बताया था, बाउंडेड नहीं है, लेकिन एक केस ऐसा है जिसमें बाउंडेड है, अगर वो क्या है, पब्लिक अफेयर है, पब्लिक मैटर है। पब्लिक मैटर के केस में अगर प्रेसिडेंट कोई भी एडवाइस लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो उस केस में प्रेसिडेंट बाउंडेड है। ठीक, बस ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट है आपका जुडिशियल रिव्यू। ये एक स्पेशल टर्म है, आपको बता रहा हूँ। जुडिशियल रिव्यू कुछ नहीं होता, मान लो सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई अपना जजमेंट दे दिया, गलती से उसमें कुछ गलती होगी, तो सुप्रीम कोर्ट अपने उस मतलब उस पर्टिकुलर केस को वापस ले सकता है। तो ये हमने कहाँ से लिया, ये एक्चुअली हमने यूएस से लिया है। ठीक, ठीक है, ये हमने यूएस से लिया है वाला केस, स्पेशल केस है। ठीक, तो एक, तो हाँ जी, जुडिशियल जो रिव्यू है, ये टर्म एक्चुअली ध्यान रखना, ये हमारे संविधान में मेंशन नहीं है। ठीक है, संविधान में मेंशन नहीं है, ये हमने यूएस से लिया है, जुडिशियल रिव्यू का। ठीक है। अच्छा, आपको मैंने जो बताया था, लाइक सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे अपॉइंट होते हैं जजेस वगैरह, कैसे होते हैं, मैंने आपको एक बार बता चुका हूँ, एक बार फाइनली मैं आपको बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे जज होते हैं 33+1, जल्दी जल्दी, जो वन होता है सीजेआई। ठीक है, इसको अब देखो अपॉइंट दोनों कौन करता है, हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, चाहे नॉर्मल जज हो चाहे सीजेआई हो। ठीक है, दोनों का अपॉइंटमेंट हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन अब प्रेसिडेंट क्या करेंगे, अगर उनको सीजेआई को अपॉइंट करना है तो वो इसको यानी कि हमारे जजेस की हेल्प लेंगे। ठीक, तो सीजेआई को अपॉइंट करेंगे, और जब प्रेसिडेंट को ये वाले जजों को अपॉइंट करना होगा, तो वो सीजीआई प्लस अदर जजेस की हेल्प लेंगे। ठीक, तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बस जल्दी बता दिया। ओके, हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है खत्म, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, बाकी देखते हैं हाई कोर्ट के बारे में। ठीक, वीडियो लंबी हो गई 31 मिनट्स की, बट डोंट वरी, इसको मैं 10 मिनट में खत्म करूंगा, मैक्स टू मैक्सिमम यही है। ठीक, तो भैया हाई कोर्ट जो एक स्टेट का पार्ट है, यानी कि ये हमारे पार्ट नंबर 6 में आएगा, क्योंकि पार्ट 6 में हमारा मेंशन है द स्टेट के बारे में बताता है। ठीक, सबसे पहले पार्ट 6 में आता है, और पार्ट 6 में आर्टिकल नंबर किससे, 214 से लेकर 231, 214 से 231 के बीच में हमारा हाई कोर्ट का मेंशन है। ठीक, चलो अब हाई कोर्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा हाई कोर्ट था, फर्स्ट हाई कोर्ट 1862 में बना था, 3 जगह पे एट, एक था हमारा कलकत्ता, दूसरा था हमारा बॉम्बे, और तीसरा था हमारा मद्रास। ठीक है, तो इन 3 जगह बना था 1862 में, और फिर जस्ट 4 साल बाद 1866 में बना था इलाहाबाद में हमारा जो हाई कोर्ट है। ठीक, समझ गए। चलो कुछ चीजें आपको फटाफट फटाफट बता देता हूँ। एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956। ठीक, इससे एक प्रोविजन ऐड हुआ था कि एक हाई कोर्ट या फिर गवर्नर, ध्यान रखना, अभी गवर्नर मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, लेकिन ये अमेंडमेंट दोनों के लिए कि एक हाई कोर्ट या एक गवर्नर किसके लिए काम कर सकता है, कैन हैंडल 2 या 2+ स्टेट्स को। ठीक, ध्यान रखना, ये मैं आपको जब गवर्नर पढ़ाऊंगा फिर रिवाइज कराऊंगा कि एक गवर्नर दो या दो से ज्यादा स्टेट्स का गवर्नर बन सकता है, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 से ये हमारा डिस्क्राइब हुआ था। ठीक, ध्यान रखना, और ये प्रेसिडेंट के द्वारा पावर दी जाती है। समझ गए, चलो ओके। अब देखते हैं करंटली हमारे यहाँ कितने हाई कोर्ट हैं भैया, 25 हाई कोर्ट है अभी। ठीक, दिल्ली इज द ओनली यूटी जिसमें है हाई कोर्ट, जिसका मतलब खुद का पर्सनल हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक, चलो ओके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता कहाँ से क्या आया था, ये दिया था, एक तरफ दिया था कोर्ट, और एक तरफ दिया था उसका ज्यूरिसडिक्शन। ठीक, अब देखो 25 हाई कोर्ट है, यानी कि हमारे अभी कितने स्टेट्स हैं, 28, और कितनी यूटीज हैं, 8, यानी कि 3 स्टेट्स रह रहे हैं, और एक यूटी में है हमारे, यानी कि 7 यूटीज बची हैं। उनको कौन कौन से कोर्ट्स हमारे कवर करते हैं, तो एक बार क्वेश्चन ये बना था कि शायद अंडमान निकोबार पे कौन सा लाइक कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो बता देता हूँ। तो जो सबसे पहला कोर्ट है दैट इज इम्पोर्टेंट है इलाहाबाद हाई कोर्ट। ये नाम से ये इलाहाबाद कहाँ है, यूपी में है, तो होल यूपी पे इसका कंट्रोल है। ठीक,
दूसरा कोर्ट है हमारा बॉम्बे हाई कोर्ट। ठीक, लिख लो, इंपॉर्टेंट है। बॉम्बे हाई कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन एरिया है, तो बॉम्बे महाराष्ट्र में आता है तो महाराष्ट्र हो गया, प्लस इसमें हमारा दादरा हवेली हो गया। ठीक, प्लस हमारा गोवा। ठीक, ये तीन स्टेट्स का ज्यूरिसडिक्शन हो गया बॉम्बे हाई कोर्ट का। तीसरा हमारा केलकटा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पीवाईक्यू बना हुआ है। तो केलकटा हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है, पहली बात तो वेस्ट बंगाल है, दूसरा यही है अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान निकोबार वाले लोग कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट ऑफ केलकटा में जाएंगे। ठीक, फोर्थ हमारा गुवाहाटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वाला थोड़ा कंफ्यूजन है। गुवाहाटी गुवाहाटी हमारा सॉरी 4 स्टेट्स को कवर करता है, एक तो अपने आप को यानी कि असम। ठीक, फिर इससे ऊपर वाले स्टेट को यानी कि अरुणाचल प्रदेश को कवर करता है। ठीक, अरुणाचल प्रदेश से नीचे वाले को यानी कि नागालैंड को, और एक जो सबसे नीचे वाला है जिसको हम बोलते हैं मोलासिस बेसिन यानी कि हमारा मिजोरम। ठीक है, इन 4 को कवर करता है। बाकी जो 3 है बचे हुए, यानी कि हमारा त्रिपुरा हुआ, कामा मणिपुर, बचे हुए 7 स्टेट में, कामा लास्ट बचा हुआ हमारा मेघालय। तो भैया ध्यान रखना, इन तीनों स्टेट्स का अपना अपना अलग अलग है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, गुवाहाटी का 4 पे है, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इनमें से किस पे नहीं है। तो मैंने आपको ट्रिक बता दी कि असम है, उससे ऊपर वाले पे है, उससे नीचे वाले पे है, और एक सबसे नीचे वाले पे जिसको बोलते हैं मोलासिस बेसिन, उसको। ठीक, चलो नेक्स्ट है हमारा केरला। तो केरला हाई कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन एरिया है वो केरल प्लस लक्षद्वीप तक का है। ठीक, और लास्ट है हमारा इंपॉर्टेंट, दैट इज योर मद्रास। तो मद्रास का एक तो तमिलनाडु है, प्लस दूसरा हमारा पौंडीचेरी। बस ये 6 स्टेट्स, मतलब ये चीज ध्यान रख लो, बाकी तो इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया। ओके, चलो अब वही है हाई कोर्ट के, जिसका हाई कोर्ट में जज होते हैं, आपको बताइए। तो सबसे पहले तो भैया हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट देख लेते हैं, कौन करता है। तो ध्यान रखना, अपॉइंटमेंट चाहे हाई कोर्ट का जज हो, सुप्रीम कोर्ट का, सारा कौन करेगा? हमारे प्रेसिडेंट करेंगे, सबसे पहली बात। ठीक, कंडीशन आपको पता ही है, कंडीशन यानी कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया तो वही है, दूसरा क्या है, उसको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ एनी कोर्ट, ध्यान रखना, ऑफ एनी कोर्ट। ठीक, या क्या हो, दूसरा कि 10 साल तक एज एन एडवोकेट वो काम किया हो एनी कोर्ट ऑफ इंडिया। इन दोनों में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन है तो वो बन जाएगा हमारा जज ऑफ हाई कोर्ट। इसमें एक तीसरी होनी चाहिए थी, जो कि होनी चाहिए थी प्रेसिडेंट के नज़रों में डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। तो ध्यान रखना, हाई कोर्ट के अगर जज बनने ना, तो उसमें प्रेसिडेंट का डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट नहीं चलेगा, समझ गए? वेरी इंपॉर्टेंट है ये। चलो अब बात करते हैं, हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट हो गया, चलो रिमूवल भी कर लेते हैं साथ साथ यार, अपॉइंट कर लेते हैं तो रिमूवल भी कर लेते हैं। आपको बता ही चुका हूँ, रिमूवल सेम एज सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। क्या था, सबसे पहले क्या होगा, 100 मेंबर लोकसभा में, 50 मेंबर राज्यसभा में, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। ठीक है, इतना अपॉइंट होने के बाद ऊपर अगर है लोकसभा में आया तो स्पीकर, नीचे आया है तो चेयरमैन, ये लोग अप्रूव करके भेजेंगे। फिर एक कमेटी में बनेगी, 3 मेंबर की कमेटी बनेगी। ठीक है, 3 मेंबर एक होंगे हमारे सीजीआई या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज, दूसरे होंगे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट, और तीसरे होंगे हमारे एमिनेंट ज्यूरिस्ट जो भी है हमारे। ठीक है, ये कमेटी डिसाइड करेगी वेदर बंदा गिल्टी है नहीं है। अगर गिल्टी होता है तो ये चीज़ कहाँ पहुंचेगी, स्पेशल मेजोरिटी से दोनों हाउस से पास होगी। स्पेशल मेजोरिटी मैं बता चुका हूँ, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस की 50% प्लस 1, पहला कंडीशन। दूसरा क्या है, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग का। इससे पास होने के बाद प्रेसिडेंट उनको एज जज से रिमूव कर देंगे, ये प्रोसेस था रिमूवल का। ठीक है, ध्यान रखना, रिमूवल कौन करेगा, प्रेसिडेंट, क्योंकि अपॉइंट भी प्रेसिडेंट ही कर रहे हैं, समझ के। चलो अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, ट्रांसफर जज। आपने सुना होगा जजेस का ट्रांसफर। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है कि जजेस का ट्रांसफर कौन करता है, कैसे हो जाता है। तो सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ जज किसके द्वारा होता है, बाय प्रेसिडेंट। ठीक, लेकिन प्रेसिडेंट अपने आप नहीं कर देते, ये क्या करते हैं, परामर्श करते हैं, यानी कि एडवाइस लेते हैं, किससे, हमारे
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, ठीक। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करते हैं, ये भी, ये डिसाइड कैसे हुआ था, एक हमारा थर्ड जज केस है, वो 1998 में हुआ था, उससे डिसाइड हुआ था कि सीजीआई अपने मन से नहीं करेंगे, सीजीआई भी क्या करेंगे, एक कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी में क्या होंगे, 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे हमारे, कहाँ के, सुप्रीम कोर्ट के, प्लस एक सीजी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नंबर 1 होंगे, और एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नंबर 2 होंगे। ये कमेटी डिसाइड करेगी कि पहले ट्रांसफर ऑफ जज के लिए, और ये एडवाइस देगी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को बोलेंगे तो प्रेसिडेंट किसी जज का ट्रांसफर कर सकते हैं। मैंने जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट 1 एंड 2 बताया था, 1 मतलब ये है कि जहां से ट्रांसफर हो रहा है, ठीक, जस्ट अ सेकंड, पहले वाले में होगा जहां से ट्रांसफर हो रहा है जिस स्टेट से, और दूसरे में जिस स्टेट में हो रहा है, जहां को हो रहा है, मतलब कि ए स्टेट से बी स्टेट के लिए जा रहे हैं, तो पहले दोनों स्टेट्स के हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पर्टिकुलर हाई कोर्ट होने चाहिए, और 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ हाई कोर्ट चाहिए होंगे। इन 3 लोगों की कमेटी से सुप्रीम कोर्ट, सॉरी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडवाइस लेंगे, ये एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट जज को रिवोक कर देंगे। और ये डिसाइड हुआ था कि कमेटी से एडवाइस लेंगे हमारा 1998 ऑफ केस ऑफ थर्ड जजमेंट केस, ठीक। चलो, नेक्स्ट है हमारा, अच्छा एक चीज आपको इंपॉर्टेंट है, जो हमारे जज लोग होते हैं ना, इनकी सैलरी वगैरह कहाँ से आती है, तो ध्यान रखना, एक है हमारा सैलरी और एक हमारा पेंशन, बहुत डाउटिंग, बहुत कंफ्यूजिंग है, तो ध्यान रखना। तो उनको सैलरी मिलती है ना, जिस भी स्टेट में होंगे वहां की कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से मिलेगा उनको सैलरी, क्योंकि उस टाइम पे वे सर्विंग में है उस स्टेट की। लेकिन जो पेंशन है, पेंशन इनको देता है हमारा CFI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो आर्टिकल नंबर 266 में था, ध्यान रखना। तो सैलरी और पेंशन में ध्यान रखना, ठीक। यही सेम केस है हमारे, जैसे जो यूपीएससी के थ्रू बंदे में जाते हैं, IAS IPS वगैरह, उनको सैलरी वो स्टेट देता है जिस स्टेट में वो सर्विस कर रहे हैं, लेकिन पेंशन जब रिटायर हो जाते हैं तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू पेंशन जाती है, ठीक है। चलो, पावर्स में तो आपको बता ही चुका था, हाई कोर्ट का एक वो रिट ज्यूरिसडिक्शन वाला था, ठीक, वो अंडर आर्टिकल 226 के थ्रू रिट जारी कर सकता है हाई कोर्ट, ये बता चुका था। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं हाई कोर्ट का जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, क्योंकि इसकी मोस्टली पावर्स जो हैं वो मैं आपको कंपेयर कर ही चुका हूँ सुप्रीम कोर्ट में। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में जो डिफरेंस है वो ये है कि हमारे जो MP या फिर MLA का इलेक्शन होता है ना, इनके इलेक्शन के रिगार्डिंग अगर कोई डिस्प्यूट है स्टेट के, ठीक है, तो वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन हमारे पर्टिकुलर स्टेट के हाई कोर्ट का। दूसरा हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम्स, फैमिली अफेयर्स की जो भी प्रॉब्लम होती हैं, वो प्रॉब्लम क्या हो सकती हैं, तो मैरिज का हो सकता है, डाइवोर्स हो सकता है, ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्रॉब्लम होती हैं वो सारे के सारे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ पर्टिकुलर हाई कोर्ट में आती है। समझ गए, ओके, ओके। मैंने शायद आपको अपॉइंटमेंट नहीं बताया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलो, हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट देख लेते हैं, क्योंकि मैंने शायद क्वालिफिकेशन बता दी थी, लेकिन मैंने आपको अपॉइंटमेंट नहीं बताया था। तो अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट करते हैं हमारे दादाजी या दादी जी, अभी करंट में जो हमारी संथाल ट्राइब की हैं, द्रौपदी मुर्मू जी 15th नंबर की हैं, ठीक है। तो बाई प्रेसिडेंट होता है पहली बात, लेकिन ये प्रेसिडेंट हमारे क्या करते हैं, एडवाइस लेते हैं, ठीक, एडवाइस लेते हैं ऑफ CJI, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ दैट स्टेट जहां भी अपॉइंटमेंट हो रहा है, ठीक। देखो, थोड़ी सी गलती हो गई, अब हम काम करते हैं, सबसे पहले हाई कोर्ट के जज नहीं, हाई कोर्ट के CJ यानी कि चीफ जस्टिस को अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, क्योंकि पहले उनको अपॉइंट करेंगे बाद में अदर अदर जजेस को। तो हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट में सबसे पहले प्रेसिडेंट करेंगे अपॉइंटमेंट, एडवाइस लेंगे CJI नहीं इसमें, ठीक है, सॉरी, हाँ, इसमें एडवाइस लेंगे CJI से प्लस गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। इनसे एडवाइस लेके वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट करेंगे, ठीक। एक बार जब ये अपॉइंट हो जाएंगे तो अदर जजेस को जब अपॉइंट करना होगा, ठीक है, तो अपॉइंटमेंट हमारे कौन करेंगे भाई, दादा दादी जी करेंगी, ठीक। और ये फिर लेंगे किससे एडवाइस,
एडवाइस लेंगे, ये जो उन्होंने अपॉइंट किया ना इधर, चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट से परामर्श लेके अदर जजेस को अपॉइंट करेंगे। भाई हमारा पीएम वाला केस हो गया कि प्रेसिडेंट, ठीक है, तो कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही ना यार? आई नो थोड़ा सा होगा यार ये, क्योंकि ये चीजें ही ऐसी, मैं क्या करूँ। तो भैया देखो, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट करना है तो दादाजी करेंगे, ध्यान रखना। बस वही है, वो क्या करेंगे, एडवाइस लेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से प्लस गवर्नर ऑफ दैट स्टेट से। उसके बाद जब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट हो जाएगा तो दादाजी अपॉइंट करेंगे अदर जजेस को, तो उसमें लेंगे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से एडवाइस और फिर अदर जजेस को अपॉइंट करेंगे। ठीक, इतना तो ये हो गया। अगर उनको जैसे आपको बताया था ना, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 1956, तो एक स्टेट यानी कि दो या दो प्लस स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है, तो उनके जजेस को अगर अपॉइंट करना है तो यहाँ भी अपॉइंटमेंट तो हमेशा प्रधानमंत्री, हमारे प्रेसिडेंट साहब ही करेंगे, प्रेसिडेंट साहिबा जी। लेकिन इसमें जितने भी कंसर्न स्टेट हैं, ठीक है, दो प्लस जो भी स्टेट हैं, उनके स्टेट्स के गवर्नर का इनको परमिशन लेना पड़ेगा, यानी कि अप्रूवल लेना पड़ेगा, यानी कि एडवाइस लेनी पड़ेगी, बोल सकते हो। ठीक, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसमें जो ओथ दिलाएंगे ना स्टेट्स के, जो हाई कोर्ट के जो हमारे जजेस हैं, ओथ दिलाएंगे इनको गवर्नर जी, गवर्नर साहब, जिस भी स्टेट हाई कोर्ट में हो रहे हैं स्टेट। ठीक, ओके। टेन्योर मैं आपको बता ही चुका हूँ। मैक्सिमम जो एज, मिनिमम मेंशन नहीं है, मैक्सिमम है कि 62 साल तक की एज तक रह सकते हो। ठीक, अगर एज के रिगार्डिंग कोई पंगा आएगा तो उसको, उसके इश्यू जो भी होंगे उसके रिगार्डिंग प्रेसिडेंट जजमेंट देंगे, उन्हीं का जजमेंट फाइनल होगा। लेकिन प्रेसिडेंट एडवाइस लेंगे सीजेआई से। ठीक, समझ गए, ये हो गया। और अगर किसी को रिजाइन करना है किसी भी हाई कोर्ट के जज को, तो जो बंदा अपॉइंट करेगा उसी को वो अपना रेजिग्नेशन देंगे, यानी कि हमारे प्रेसिडेंट साहब को। बस इतना ही है जो आपको समझना है इसके बारे में, बाकी चीजें आप भूल जाओ। ठीक है, इतना कुछ चाहिए भी नहीं आपको। और स्टेट में अच्छा एडहॉक जज वगैरह चाहिए होंगे ना, तो एक चीज ध्यान रखना बस, स्टेट के जो एडहॉक जज होंगे ये मैक्सिमम बन सकते हैं 62 ईयर्स तक, उनकी जो एज होती है नॉर्मल एज। ठीक है, उसके बाद वो एडहॉक जज भी नहीं बन सकते, बस ये हो सकता है। और जो मैंने आपको बताया था ना, जो हमारे रिटायर्ड जज होंगे सुप्रीम कोर्ट में, जो रिटायर्ड जज को बनाते हैं ना हमारे एडहॉक जज, एक्टिंग जज की तरह, तो रिटायर्ड जज को मैंने बोला था उनको जज नहीं माना जाएगा। ठीक है, वो एज एन जज काम करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उनको जज नहीं माना जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन रिटायर्ड जज को अगर हाई कोर्ट में एज एन एक्टिंग जज बनाया जाएगा तो उनको जज माना जाएगा, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि एडहॉक जज की जो मैक्सिमम एज है 62 साल है, और आपको पता है हाई कोर्ट में जज भी 62 साल तक रह सकते हैं। तो जो एज क्राइटेरिया है वो उनका फुलफिल करेंगे, क्योंकि 62 साल के बाद एडहॉक जज बन ही नहीं सकता। तो अगर रिटायर्ड जज भी है तो वो एज से पहले हो चुका होगा। ठीक, क्योंकि उसके बाद तो अपॉइंट ही नहीं करेंगे ना हम, तो उनको जज माना जाएगा, पेंशन पावर सब कुछ ठीक है, लेकिन वो जज माने जाएंगे। बस इतना इनका लोचा है, बाकी सब सेम है। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसी में खत्म होता है। अब मैं इसके बाद आपको हमारा स्टेट का लेजिस्लेचर पढ़ा दूंगा, एक दिन में स्टेट का लेजिस्लेचर, और अगर उसी में टाइम मिला तो हम गवर्नर भी करा दूंगा उसमें। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको ले चलूंगा हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे, और जल्दी से जल्दी खत्म करते हैं, पॉलिटी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो चीजें पाइल अप मत करो यार, चुपचाप खत्म करो फटाफट, पढ़ के पेपर आ रहा है पास, है ना, हमें करना भी है पेपर पास, तो हमें रखना होगा इन पे विश्वास, पढ़ते रहो और सुनते रहो भाई, तुम्हारे विश्वास। चलो बहुत गाने जोक हो गए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इसको बढ़िया से देखो, मजे करो तुम लोग, अपनी जिंदगी जियो यार। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।